प्रश्न पूछा गया है कि कृष्ण काव्य धारा के कवि कौन नहीं है, आंसर करेंगे। तो यहाँ पर कृष्ण काव्य धारा के जो कवि नहीं है वो है लालदास। कौन है? विकल्प डी लालदास एकदम सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 91 का, कि कृष्ण काव्य धारा के कवि नहीं है। तो लालदास जो है वो कृष्ण काव्य धारा के कवि नहीं है। आगे बात करें अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न के लिए सभी लोग आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है, ये आपको आंसर करना है। देखिए रसखान तो आपकी कृष्ण भक्ति शाखा से ही संबंधित है। रसखान हुए, सूरदास जी हुए, मीराबाई हुई और चैतन्य महाप्रभु हुए। इसके अलावा कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास, ये सभी आपके जो हैं वो, नंददास जी भी, ये सभी कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा नाभादास। कौन होगा? नाभादास। विकल्प सी जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि जो नहीं है वो है नाभादास। कौन है? नाभादास। प्रश्न नंबर 93 के लिए आंसर करिए। किस पुस्तक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, आंसर करना है आप लोगों को। किस पुस्तक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं? झरना, दीपशिखा, द्रौपदी या फिर उर्वशी, आंसर करेंगे। तो विकल्प ए जिन्होंने भी आंसर किया है एकदम सही आंसर है उन सभी लोगों का। विकल्प ए झरना एकदम सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 94 के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है, ये आंसर करना है। कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है, आंसर करिए सभी लोग। साहित्य लहरी, और साहित्य लहरी के रचनाकार हैं सूरदास जी, और सूरदास जी भक्ति काल से संबंधित हैं, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से परिचित हैं कि भक्ति काल के जो कृष्ण भक्ति शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि रहे हैं सूरदास जी, और उनकी ही रचना है साहित्य लहरी। तो यही भक्ति काल में लिखी गई एक रचना है। बाकी जो आपकी अदर रचनाएं हैं, कामायनी, भारत भारती और उद्धव शतक, वो भक्ति काल से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्नलिखित में से किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? प्रश्न नंबर 95 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे। विकल्प सी जिन्होंने भी आंसर किया है प्रश्न नंबर 95 के लिए, भक्ति काल एकदम सही आंसर है। स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? प्रश्न नंबर 96 के लिए आंसर करिए। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1936 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। 1936 ईस्वी। विकल्प डी जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं एकदम सही है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि, रिपीटेड प्रश्न है, सरल प्रश्न है, सभी लोग आंसर करिए। कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन होंगे? और एकदम सही आंसर है, कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि जो कवि हैं वो सूरदास जी हैं। सभी को बहुत अच्छे से पता है, सभी चित परिचित हैं इस बात से कि कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं, राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं, और ज्ञान मार्गी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं हमारे कबीरदास जी। प्रेम मार्गी शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उर्वशी के रचनाकार कौन है? आंसर करिए। उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। विकल्प बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। चलिए 99, रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि हैं? ये आपको आंसर करना है कि रामधारी सिंह दिनकर जी किस काव्य धारा के कवि हैं। 99 प्रश्न नंबर 99 के लिए विकल्प डी आंसर कर रहे हैं, राष्ट्रीय काव्य धारा। बिल्कुल राष्ट्रीय काव्य धारा, क्योंकि जो आपके रामधारी सिंह दिनकर है इनको भी राष्ट्र कवि कहा गया था। इसलिए कहा गया था क्योंकि उस समय इन्होंने राष्ट्र में फैली हुई जो बुराइयां थी, जो हमारे राष्ट्र, हमारे देश के लिए जो सामने अंग्रेजों के खिलाफ देखिए उस समय जो है गुलामी में जकड़े हुए थे, तो वहां उस समय इन्होंने जनता के मन में उनके प्रति विद्रोह की जो भावना उत्पन्न की, राष्ट्रीय अपनी चेतना जागृत, राष्ट्रीय रचनाओं से लोगों के मन में चेतना जागृत करवाई, तो ये राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। चलिए क्लियर है। देखिए ये भी राष्ट्र कवि कहलाए हैं। आपके जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं उनको भी राष्ट्र कवि कहा गया है, लेकिन प्रमुख रूप से जो राष्ट्रपति कहा गया है वो कहा गया है मैथिली शरण गुप्त जी को। किसको कहा गया है? मैथिली शरण गुप्त जी को। इसलिए पेपरों में हमेशा ये कंफ्यूजन का विषय होता है, लेकिन कभी भी एक साथ दोनों विकल्प नहीं होंगे कि आपको एक साथ दोनों विकल्प रख दिए जाएं कि रामधारी सिंह दिनकर भी दिया जाए और मैथिली शरण गुप्त भी। तो जब भी पेपर में राष्ट्र कवि से संबंधित प्रश्न आएगा, विकल्प में या तो मैथिली शरण मिलेंगे सिर्फ, या फिर आपको रामधारी सिंह दिनकर मिलेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं रखे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशव दास जी की रचना है रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका के बारे में कई लोग तुलसीदास लगाकर आ जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, रामचंद्रिका केशव दास की रचना है, यहां कंफ्यूज नहीं होना है। विकल्प ए प्रश्न नंबर 100 का विकल्प ए एकदम सही है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
101 प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित कवियों में से वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे? तो देखिए वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य थे। अब पहले दूसरे तो नहीं, अब अगर शिष्य हैं तो सब एक साथ ही पढ़े होंगे। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, कुंभन दास, प्रमुख रूप से सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। तो यानी कि इनमें से जो सबसे ज्यादा जिन्होंने ज्यादा ख्याति प्राप्त की, प्रसिद्धि प्राप्त की, वो थे सूरदास जी। लेकिन चारों शिष्य इनके थे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। तो विकल्प में देखिए 4 में से कोई दिख रहा है? विकल्प नंबर डी में आपको कृष्णदास देखने को मिल रहा है। कृष्णदास जी जो थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आदित्य मोंडानवल, रुद्र कुमार, सोनम शर्मा, अंबुज भाई, अमन साहू, ऋषभ शर्मा, दीपक उपाध्याय, नैन्सी मौर्य, सचिन यादव, दक्ष लखानी साध। चलिए बिल्कुल, तो सभी को क्लियर है। विकल्प डी कृष्णदास। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो एक बार फिर से बोले दे रहे हैं, आप लोग कॉपी पेन लेकर नोट डाउन कर लीजिए। वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य थे, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठल नाथ के भी 4 शिष्य थे, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। तो इनको आप दोनों के ही शिष्यों को नोट कर लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त काव्य धारा की रचना किसने की है? तो रीति मुक्त काव्य धारा पूछा गया है। रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों के बारे में हमने आपको बताया हुआ है, सभी को जानकारी है, सभी इस बात से परिचित हैं कि रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं। रीति मुक्त के बारे में पूछा गया है। रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध, ये 3 हैं जो आपके रीतिकाल जिनमें बटा हुआ है। 3 प्रकार की काव्य रचनाएं हुई हैं, एक हुई है रीतिबद्ध, दूसरी रीति सिद्ध और तीसरे रीति मुक्त। तो यहाँ पर रीति मुक्त के लिए पूछा गया है कि रीति मुक्त जो काव्य धारा है उनके कवि हैं घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। कौन कौन से हैं? घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। इन्हीं से ही आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जब भी रीति मुक्त से प्रश्न आएगा तो इन चारों से ही पूछा जाएगा, घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। तो क्लियर है, घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। तो आप विकल्प में देख सकते हैं, विकल्प में आपको विकल्प ए देखने को मिल रहा है, घनानंद लिखा हुआ है। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हो जाएंगे घनानंद, विकल्प ए एकदम सही हो जाएगा। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? प्रश्न नंबर 103 के लिए पूछा गया है, रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि। रीति सिद्ध में सबसे ज्यादा उल्लेखनीय नाम अगर किसी का देखने को मिलता है तो देखिए विकल्प बी, बिहारी। तो रीति सिद्ध काव्य धारा से हमेशा ज्यादातर प्रश्न आपका बिहारी जी से ही पूछा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रसिद्धि इन्हीं को मिली और इन्हीं का हमें सबसे ज्यादा उल्लेख रीति सिद्ध काव्य धारा में देखने को मिलता है। रीति मुक्त से घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर, और रीति सिद्ध से बिहारी जी का आपको नाम याद रखना है। अगर पेपर में पूछा जाएगा तो इनके बाहर नहीं आएगा। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रश्न नंबर 103 का बिल्कुल सही आंसर है बिहारी जी, बिल्कुल। प्रश्न नंबर 103 का आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चिंतामणि कवि कौन है? किस वर्ग के हैं चिंतामणि कवि? तो देखिए यहाँ पर विकल्प ही कुछ थोड़ा सा अलग दिए हुए हैं। विकल्प दिया गया है, पहला विकल्प है रीति सिद्ध वर्ग के, ठीक है। दूसरा विकल्प है रीति मुक्त वर्ग के, ठीक है। तीसरा जो विकल्प है रीति रहित वर्ग, इस प्रकार का कोई वर्ग ही नहीं था। तो विकल्प सी आपको पहले से ही निग्लेक्ट कर लेना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4 प्रकार के रीति वर्ग लिखे हैं, जबकि सिर्फ 3 ही होते हैं। रीति सिद्ध होता है, रीति मुक्त होता है, रीतिबद्ध होता है, लेकिन रीति रहित कोई वर्ग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो विकल्प सी तो आपका वैसे भी गलत हो गया। अब 3 विकल्पों में से आपको चयन करना है कि चिंतामणि किस वर्ग के कवि हैं। चिंतामणि किस वर्ग के कवि हैं? प्रश्न नंबर 104 से आपको आंसर करना है चिंतामणि के लिए। चिंतामणि रीतिबद्ध वर्ग के हैं। किस वर्ग के? रीतिबद्ध वर्ग के। प्रश्न नंबर 104 का विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 105 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे, किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? प्रश्न नंबर 105। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि चिदम्बरा जो है, सभी एक एक रचनाओं को हम डिस्कस करेंगे। जो चिदम्बरा रचना है उसके लिए आप लोग जानते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है चिदम्बरा के लिए। तो क्लियर है, तो चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। और रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी जो रचना उर्वशी है उसके लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और प्रिय प्रवास आप लोग जानते ही हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है प्रिय प्रवास, और इसके लिए भी उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार
की प्राप्ति हुई है, विकल्प नंबर डी। तो अब जो आपका शेष बचता है, कितनी नावों में कितनी बार, ये अज्ञेय जी की रचना है, आप लोग जानते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रश्न नंबर 105 के लिए तो देखिए यहाँ पर जो आपका विकल्प सही होगा, जिस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, आप लगा लीजिए प्रिय प्रवास पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, चिदम्बरा पर मिला है, उर्वशी पर मिला है, और कितनी नावों में कितनी बार पर भी मिला है। ध्यान दीजिएगा, प्रिय प्रवास पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, ठीक है। जबकि कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, कितनी नावों में कितनी बार के लिए, 1978 ईस्वी में। और उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से देखनी होगी ताकि गलती ना हो, यहाँ पर कंफ्यूजन बन सर मिला है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। विकल्प डी आपका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। प्रिय प्रवास के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। केशव दास की रचना कौन सी है, तो सरल प्रश्न है, केशव दास की रचना कौन सी, आंसर करिए। तो देखिए रामचंद्र का एक रचना तो हमने पढ़ी हुई है केशव दास जी की। इसके अलावा केशव दास जी की जो अन्य रचना है उसका नाम है रसिक प्रिया, विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहारी सतसई काव्य ग्रंथ है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए बिहारी सतसई, ध्यान दीजिएगा, बिहारी सतसई की जो भाषा है, प्रश्न नंबर 107 में जो पूछा गया है बिहारी सतसई की भाषा, तो बिहारी सतसई जो है आप लोग जानते हैं बिहारी जी की रचना है, और ये ब्रज भाषा की रचना है। किस भाषा की, ब्रज भाषा की, विकल्प नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रज भाषा की रचना है। तो विकल्प ए एकदम सही हो जाएगा, ब्रज भाषा की रचना है, विकल्प ए बिहारी सतसई, प्रश्न नंबर 107, विकल्प ए ब्रज भाषा की रचना है। आगे बढ़ते हैं, और बिहारी जी की रचना है बिहारी सतसई। अब बिहारी सतसई में दोहों की संख्या पूछी गई है, अच्छा प्रश्न है और चैलेंजिंग प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आ भी जाते हैं, कई बार हमें देखने को मिलते हैं। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 108। जितने भी लोग 713 आंसर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 713 जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं एकदम सही है। विकिपीडिया के हिसाब से, गूगल के हिसाब से, सब जगह आपको 713 ही देखने को मिलता है। किताब में गलत है, और गलती हमें सुधारनी है, गलती सही करनी है, गलत नहीं पढ़ना है, ना याद रखना है। बिहारी सतसई में विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 713 दोहे, विकल्प नंबर बी 713 दोहे एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 108 के लिए जितने भी लोगों ने गलत किया है सही कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, किस कवि का बसुआ गोविंदपुर में जन्म हुआ है। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, किस कवि का बसुआ गोविंदपुर में जन्म हुआ, प्रश्न नंबर 109 का आपको सही आंसर करना है। तो बसुआ गोविंदपुर में जो जन्म, प्रश्न नंबर 109 का सही आंसर होगा बसुआ गोविंदपुर में, वो है बिहारी जी का। देखिए बिहारी जी का जो जन्म है वो हुआ था बसुआ गोविंदपुर में। निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल का काव्य है, तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, रीतिकाल का काव्य कौन सा है, ये आपको आंसर करना है। रीतिकाल का काव्य कौन सा है, तो रीतिकाल का काव्य वही होगा जिससे संबंधित कोई रीतिकालीन लेखक रहे होंगे। तो ये आप ध्यान दीजिए अपना आंसर करते समय कि रीतिकालीन कौन से लेखक ऐसे हैं जिनसे संबंधित रचना है। तो देखिए विनय पत्रिका आपकी जो है वो भक्तिकालीन है, पृथ्वीराज रासो आदिकालीन है, कामायनी आधुनिक काल की है। तो रामचंद्र का जो रचना है, केशव दास जी की रामचंद्र का, वो आपकी रीतिकाल की रचना है। प्रश्न नंबर 110 का विकल्प बी एकदम सही हो जाएगा।